जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए एंड कोर पेपर 5 एंड पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि प्रशासन में नियंत्रण की सीमा की विवेचना करें। आपको प्रशासन का जो नियंत्रण है इसकी सीमाएं की विवेचना करना होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है साथियों, सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से क्लास को स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए कि इतना इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, प्रशासन का नियंत्रण, प्रशासन का जो नियंत्रण है वह संसदीय प्रणाली वाले देश में प्रशासन का वित्तीय नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है। मतलब जो संसदीय प्रणाली वाले देश होगा उन्हीं में प्रशासन का नियंत्रण लागू होता है। जो है वो तीन, मतलब इसको तीन भागों में बांटता है। एक है कानून के द्वारा, एक काम के द्वारा, तो इस तरह से तीन भागों में बांटता है। तो हम आप लोगों को सबसे पहले कानून के द्वारा बताते हैं। ठीक है, देखिए, प्रशासन करने वाले पदाधिकारी प्रशासनिक संगठन के कानूनों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तो वह कानून के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, तो उसकी शक्तियाँ कानून से ही नियंत्रित होती है। मतलब जो प्रशासन करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको जो कानून का जो अधिकार है वो कानून के द्वारा ही मिलता है। ठीक है, तो वो अधिकार जो है कानून का अधिकार के द्वारा ही मिलता है और इसका नियंत्रण भी उसकी शक्ति को जो है वो कानून ही करता है। तो जो प्रशासन को जो नियंत्रण करता है वो तीन भागों में बांटा गया। प्रशासन को नियंत्रण तीन भागों में बांटा गया है। पहला वित्तीय नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, तीसरा है न्यायिक पालिका नियंत्रण। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण क्या होता है? देखिए, प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार में, चाहे वह संसदीय हो अथवा अध्यात्मात्मक सरकार का सर्वोच्च अंग विधायिक होता है। मतलब अध्यात्मकता के सरकार हो या संसदीय को हो, इसका जो विधायिका होगा वो सर्वोच्च अंग होता है। ठीक है, क्योंकि इसका गठन जनप्रतिनिधियों द्वारा होता है। किसके द्वारा? जनप्रतिनिधि द्वारा होता है। यह जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। किसको? जनता की इच्छा को। और जनता के संरक्षण के रूप में काम करती है। ठीक है, किसके रूप में? जनता के संरक्षण के रूप में काम करती है। ठीक है, तो अतः यह प्रशासन को उत्तरदायी और दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उस पर नियंत्रण रखती है। क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। परंतु प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रणाली भारत और ग्रेट ब्रिटेन जैसी संसदीय सरकारों में है, तो उन सरकारों से भिन्न होती है। जो उन सरकार है उनसे क्या होती है? भिन्न होती है, जिनमें राष्ट्रपति प्रणाली होती है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली है। लेकिन हमारे देश में क्या है? प्रधानमंत्री का बोलबाला ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट है वो कार्यपालिका का नियंत्रण। कार्यपालिका का नियंत्रण कैसे होता है? देखिए, प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का अर्थ है कि नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर मुख्य का कार्यकारी अर्थात राजनीतिक कार्यकारी पर नियंत्रण, मतलब राजनीतिक कार्यकारी पर नियंत्रण रखना है, नौकरशाही पर नियंत्रण रखना है, कार्यपालिका के मुख्य कार्यकारी पर नियंत्रण रखना है। तो ये सब कार्यपालिका के नियंत्रण के अंदर आता है। जिसका एग्जाम्पल है, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नियंत्रण राष्ट्रपति तथा उसके सचिवों द्वारा किया जाता है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन और भारत और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा अलग अलग विभागों के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। तो ये सब भारत और ब्रिटेन में मंत्रियों द्वारा किया जाता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सचिवों के द्वारा किया जाता है। ये कार्यपालिका नियंत्रण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नियंत्रण है न्यायिक नियंत्रण। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि न्यायिक नियंत्रण प्रशासकीय कार्यों की वैधानिकता निश्चित करता है। किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा नागरिकों के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है और दोषी लोगों को दंडित करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो दोषी है या उसकी रक्षा करने की बात आएगी तो ये सब कौन करेगा? न्यायिक नियंत्रण में न्यायपालिका करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वस्तुतः प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण विधि के शासन की प्रकृति व्यवस्था से निकलता है। इससे आशय है कि प्रशासन भी आम जनता की भांति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति क्या होता है? जवाबदेह होता है। न्यायालय के प्रति क्या होते हैं? ये भी जवाबदेह होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना है। ठीक है, एकदम से।
न्यायिक नियंत्रण खत्म होता है तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कानून के द्वारा जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाता है। अब उसका नेक्स्ट प्रस्ताव है जो प्रशासन का है, वो काम रोको प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें देख क्या है, इसका उपयोगी सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक किसी विशिष्ट प्रश्न पर सदन में बहस करने के लिए अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने पर किया जाता है, और यह बहस के बाद अंतर सदन में मतदान होता है। तो ये प्रस्ताव आने से पहले सदन में क्या होगा, मतदान होगा। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है कि यह प्रस्ताव सदन में विरोधी दल वाले पेश करते हैं। कौन करते हैं? विरोधी दल वाले पेश करते हैं। इसमें सरकार के दोष की आलोचना की जाती है। किसके? सरकार की दोष को आलोचना की जाती है, और बहस के बाद मतदान होता है। इसमें बहस के बाद इसमें भी मतदान होता है। यदि यह प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र। और 1990 ईस्वी में प्रथम बार बीपी सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, ये था आप लोगों का। यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, प्रशासन पर नियंत्रण जो है पॉइंट जो क्वेश्चन में था वो आप लोगों का समाप्त होता है। अब लास्ट में आप लोग क्या कर दिए, इसमें निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लास्ट में ऐड कर दिए। कैसे करेंगे देखिए, प्रशासन पर नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रशासनिक कर्तव्यों। लास्ट में आप लोग निष्कर्ष को ऐड कर दीजिए। निष्कर्ष में क्या होता है देखिए कि प्रशासन पर नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य प्रशासनिक कृतियों की वैधता सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों को और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, यही मेन मुद्दा होता है प्रशासन के नियंत्रण में कि अधिक नागरिकों के जो अधिकार है और स्वतंत्रता, इसका क्या करना है, रक्षा करना है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन के आंसर को एंड कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।